नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के शेष छूटे हुए भागों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। सूरसेन। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा में स्थित थी। मथुरा नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। अपने समय का यह प्रमुख व्यापारिक एवं धार्मिक नगर था। महाभारत और पुराणों में इस नगर का वर्णन मिलता है। यहाँ यदुओं तथा यादवों का राज्य था। यदुओं की अनेक शाखाएं थीं, जैसे वितिहोत्र, सतत्व इत्यादि। सतत्वों की शाखा अंधक और वृष्णि थे। यदुवंश के शासकों ने महिष्मती, विदर्भ जैसे राज्यों की स्थापना की। अंधकों और वृष्णियों ने एक संघ की स्थापना की, जिसके प्रधान वासुदेव कृष्ण थे। पाणिनि के अनुसार अंधक और वृष्णि जन भी यहीं रहते थे। संभवतः सूरसेन में पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, परंतु बाद में यहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन सूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। इससे आभास मिलता है कि सूरसेन और अवंती में वैवाहिक संबंध था। अवंती पुत्र बुद्ध के उपदेशों से बहुत अधिक प्रभावित था। उसने अपने राज्य में बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। सूरसेन की प्रशासनिक व्यवस्था और समृद्धि का वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट है पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो रुहेलखंड और मध्य दोआब में है के बीच में है, में पंचालों का राज्य स्थित था। उत्तर वैदिक साहित्य में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं और दिव्यावदान में इस राज्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। गंगा नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, जो बरेली उत्तर प्रदेश थी, और दक्षिणी काम्पिल, जो फरीदाबाद उत्तर प्रदेश है। पांचाल राज्य की सीमा हिमालय की तराई से दक्षिण में चंबल नदी, पूर्व में कोसल राज्य और पश्चिम में कुरु राज्य, मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा तक विस्तृत थी। महाभारत में इस राज्य का वर्णन मिलता है। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। पंचाल का प्रारंभिक इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है कुरु। कुरु महाजनपद दिल्ली मेरठ क्षेत्र में विस्तृत था। प्राचीन राजवंशों में कुरुओं का राज्य अत्यंत विशाल था। कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी पुराना किला दिल्ली में थी। इस राज्य का घनिष्ठ संबंध पांचालों, यादवों और भोजों के साथ था। कुरुओं की ही एक शाखा हस्तिनापुर के बाढ़ में नष्ट हो जाने पर कौशाम्बी में जाकर बस गई। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि इस राज्य में 300 संघ थे। बुद्ध के समय में कुरुओं का राजा कौरव था। कुरुओं ने अन्य प्रमुख राजाओं में इक्ष्वाकु, सुतसोम और धनंजय का उल्लेख किया जा सकता है। यह राज्य अपने आचार विचार और सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में इस राज्य और इसकी राजधानी का विशद वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। अब है मत्स्य। मत्स्य राज्य की सीमा बहुत अधिक विस्तृत थी। चंबल नदी से सरस्वती नदी तक तट तक यह विस्तृत था। आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी बैराठ या विराट नगर थी। राजधानी का नाम यहाँ के शासक विराट के नाम पर पड़ा। इस राज्य की अनेक शाखाओं जैसे अपर मत्स्य, वीर मत्स्य इत्यादि का उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि सहाज नामक शासक ने मत्स्यों और चेदियों पर समान रूप से शासन किया। इससे अंदाज लगता है कि मत्स्य पर चेदियों का नियंत्रण था। बाद में मत्स्य भी मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अब है चेदी। चेदी राज्य यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। इस राज्य की सीमा कुरु के साथ सटी हुई थी। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र से चेदी राज्य की सीमा का बोध होता है। इसकी राजधानी सोक्तिवती या शक्तिमती थी। जातक कथाओं तथा महाभारत में इस राज्य का उल्लेख किया गया है।
कलिंग यानी कि उड़ीसा, चेदी भी संभवतः इन्हीं चेदियों से संबंध थे। यहाँ का सबसे अधिक विख्यात राजा शिशुपाल था, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। चेदियों का संबंध मत्स्यों, कुरुओं एवं काशी राज्य के साथ भी था। अवंती पश्चिम भारत में मालवा और उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे प्रमुख राज्य अवंती थी। यह राज्य भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी। महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। दोनों ही नगरों के उत्खननों से ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये नगर बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन चुके थे, परंतु जहाँ उज्जैनी का महत्व बढ़ता गया, वहीं धीरे धीरे महिष्मती का महत्व कम होता गया। उज्जैनी के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उत्तर से दक्षिण को जाने वाला व्यापारिक मार्ग उज्जैन के निकट से ही गुजरता था, इसलिए इस नगर का आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। गौतम बुद्ध के समय अवंती का प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत हुआ। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने वत्स, मगध एवं कौशल के शासकों के साथ युद्ध किए। बाद में अवंती पर भी मगध का प्रभुत्व कायम हो गया। मगध सम्राट शिशुपाल ने अवंती पर विजय स्थापित की। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी था। अगला है गांधार। भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र अथवा उत्तर पथ में दो प्रमुख महाजनपद थे, गांधार और कंबोज। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र को गांधार महाजनपद कहा जाता था। यह एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो अपने समय में विद्या एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक पुष्करसारिन था। गांधार का संप्रभुता के लिए अवंती के साथ संघर्ष हुआ। यहाँ का राजा बिंबिसार यानी कि मगध सम्राट का मित्र था। उसने बिंबिसार के पास अपना राजदूत भी भेजा था। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गांधार पर फारस यानी कि ईरान का अधिकार हो गया। कंबोज उत्तर पश्चिम सीमा का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य कंबोज था। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। इसके अंतर्गत कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और बदख्शा के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यहाँ के दो प्रमुख राजाओं चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में हुआ है। आरंभ में कंबोज में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, परंतु बाद में यहाँ भी गणतंत्रात्मक प्रणाली स्थापित हुई। असमक राज्य यद्यपि उत्तरी भारत में स्थित नहीं था, तथापि 16 महाजनपदों की सूची में इसका भी नाम मिलता है। यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इस राज्य की पहचान कुछ विद्वान सिंधु नदी के मुहाने पर नाय राज्य से भी करते हैं, जिसका उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है। असमक राज्य की राजधानी पोतना या पोटली थी। असमक का पड़ोसी मूलक था। दोनों राज्यों के शासक इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। अवंती राज्य के साथ इन राज्य का संघर्ष चलता रहता था। संभवतः अवंती ने इस पर अधिकार जमा लिया। बज्जी या ब्रिज्जी 16 महाजनपदों में जिन गणतंत्रातीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज्जी या बज्जी संघ था। यह मगध के उत्तर में स्थित था। यह 8 गणराज्यों का समूह था, जिसमें सबसे प्रमुख बज्जी, विदेह और लिच्छवी कुल थे। ज्ञात्री कुल का भी विशेष स्थान था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्राकृत और पाली साहित्य में वैशाली नगर और लिच्छवियों के प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की गई है। पुरातात्विक साक्ष्यों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली यानी बसाड़ नगर के प्रमाण मिलते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली यानी अम्बपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कालांतर में आपसी वैमनस्य के कारण लिच्छवियों की एकता और अजयता नष्ट हो गई। मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अब है मल्ल। ब्रिज्जी संघ के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य मल्लों का था।
यह राज्य बृजी संघ के पश्चिम और कोसल महाजनपद के पूर्व में था। मल्ल राज्य के भी दो भाग थे। इन दोनों भागों की राजधानी क्रमशः कुशीनाड़ा जो कि कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश है, और पावा जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के निकट थी। कुशीनाड़ा गौतम बुद्ध के निर्माण स्थल के रूप में विख्यात है। मल्लों की वीरता की प्रशंसा साहित्यिक स्रोतों में की गई है। बृजी संघ से मल्लों के संबंध में कभी सौहार्दपूर्ण रहे तो कभी शत्रुतापूर्ण। इन आपसी संघर्षों ने मल्लों की स्थिति को कमजोर बना दी। उसका लाभ उठाकर मगध ने इन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। महाभारत के कर्ण पर्व में इसमें अनेक महाजनपदों की विशिष्टताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कुरु, पंचाल, मत्स्य, कौशल, काशी, मगध, चेदी और सूरसेन की प्रशंसा की गई है। ये वैदिक विधानों का आदर करते थे तथा सत्य, उचित आचार, धर्म और यज्ञों पर पर्याप्त बल देते थे। मगधवासी इशारे से बात समझ लेते थे, कौशल वाले देखकर बात समझ लेते थे तथा कुरु पंचाल वाले आधे शब्दों से ही पूरा अर्थ निकाल लेते थे। अंग, मद्र और गंधार की आलोचना की गई है। अंगवासी लाचार लोगों की देखभाल नहीं करते थे तथा अपनी पत्नियों और बच्चों को बेचते थे। मद्रक और गंधारक मैत्री का सम्मान नहीं करते थे। उपर्युक्त कथन से मध्य देश वालों का उत्तरी भारत में महाजनपदों के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक छोटे छोटे राज्यों जैसे कैकेय, मद्र, सिंधु, सीबी, सौबीर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। इस समय की राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी साम्राज्य स्थापना की प्रवृत्ति। संप्रभुता के लिए इन राज्यों में आपसी संघर्ष होते रहते थे। इस युग की दूसरी विशेषता यह है कि सर्वत्र समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं पाई जाती। राजतंत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था गणतंत्रों से भिन्न थी। एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने महाजनपद से संबंधित इस पूरे भाग को कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।